नमस्ते। हमने देववाणी के पिछले सेशन में आप सबके साथ अंग्रेजी भाषा और संस्कृत जनित हिंदी या मराठी या अन्य भाषाओं के भेद को समझने का प्रयास किया था और इसके साथ साथ आपको एक एक्टिविटी भी दी थी। उस एक्टिविटी का एक ब्रीफ, एक संक्षिप्त इस स्लाइड में जो है वो हमने रखने का प्रयास किया है कि एक्टिविटी ये था कि जो इमोशंस हैं व्यक्ति के, उसके इंग्लिश के टर्म्स और उसी का एक हिंदी रूपांतर या मराठी रूपांतर, और वो जो इमोशंस है उसका जो ऑपोजिट इमोशंस है उसको हिंदी और उसको फिर इंग्लिश, इसमें एक रखने का जो एक चार्ट बनाने का जो एक्टिविटी है वो आपको दिया था। इस एक्टिविटी को देने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि आप इस बात को एक्सपीरियंस कर पाएं कि जो हिंदी के इमोशंस जो आपने लिखे या संस्कृत आधारित जो शब्द है उसके जो इमोशंस लिखे, मैं हिंदी शब्द का प्रयोग करूंगा, उससे मराठी संस्कृत सब संबोधित हो जाएगा। तो जो हिंदी के इमोशंस आपने लिखे हैं जैसे क्रोध, उसका जो ऑपोजिट आपने लिखा अक्रोध, इच्छा का वैराग्य, आसक्त का अनासक्त, सुख का दुख, उत्तेजना का संयम, प्रेम का द्वेष। आपने एक एक्सपीरियंस किया होगा कि इन ऑपोजिट्स को ढूंढने और रखने के लिए आपको किसी डिक्शनरी या किसी एक ज़्यादा आपको प्रयास जो है वो करना नहीं पड़ा रहा होगा। ये बहुत नेचुरली और बहुत आसान तरीके से आप रख पाए होंगे। परंतु जैसे आप इंग्लिश के प्रयोग में आते हैं और आप खोजते हैं कि एंगर का ऑपोजिट क्या हो, लस्ट का ऑपोजिट क्या हो, एक्साइटमेंट का ऑपोजिट क्या हो, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा उसके ऑपोजिट शब्दों को ढूंढने के लिए। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ये था कि आपको ये समझा पाएं कि मातृभाषा का प्रयोग दैनिक जीवन में, शिक्षा में, वो व्यक्ति निर्माण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इन शब्दों का, इन इमोशंस का जो विकास है वो इन्हीं शब्दों पे आधारित है। यदि हम ऑपोजिट्स और सिनोनिम्स दोनों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो अपने व्यवहार में उसको संचालित नहीं कर पाएंगे। हमारी अपने भाषा से दूर होने की वजह से और इंग्लिश जो एक फॉरेन लैंग्वेज है, जो हमारे संस्कृति में नहीं है, जो हमारे प्रकृति में नहीं है, जो हमारे वातावरण में नहीं है, जो प्रयोग में नहीं है, उसकी तरफ से और उसका सहारा लेकर ही जीवन को समझने का जो हमने प्रयास किया है, उसकी वजह से ही डी जनरेशन हुए। जो हम कहते हैं कि ये जो जनरेशन, इसकी डी जनरेशन हुई है, यानी कि वैल्यूज़ की कमी हुई है, स्किल्स की कमी हुई है, फिजिकल एबिलिटीज़ की कमी हुई है, व्यवहारिकता की कमी हुई है, ये सब चीज़ों में गिरावट हुई है, इसको डी जनरेशन कहते हैं। तो इस डी जनरेशन की जो कारण है वो ये है कि हम लोगों के प्रयोग में जो शब्दकोश रह गया है, उस शब्दकोश में इन इमोशंस को समझने का, जो इन इमोशंस को रोकना है, जिन इमोशंस को उभारना है, इसके प्रयोग जो हैं उससे हम वंचित हो गए हैं इंग्लिश भाषा की तरफ बढ़ने की वजह से। इसलिए प्रयोग में आने वाली भाषा जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो हमारी मातृभाषा होना अति आवश्यक है व्यक्ति निर्माण की दृष्टि से। अब इन भाषाओं में जो इंग्लिश भाषा है उसमें हम इन शब्दों को क्यों समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज टीचिंग, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो समझ है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो पुस्तकों में ज्ञान मिलता है। जैसे आप इंग्लिश आधारित जितने लेसन्स पढ़े होंगे, उनकी कविताएं पढ़े होंगे, उसमें जिन इमोशंस को, ये इमोशंस का आप एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, इन इमोशंस के जो ऑपोजिट्स हैं उसको द्वंद्व भी बोलते हैं, क्रोध का अक्रोध।
इसकी रचना, इसकी डिटेल्स, इसको हमारे मन में, हमारे श्रवण में, हमारे वचन में व्याप्त करने की प्रक्रिया जो है उन कहानियों में नहीं है। बहुत ड्राई स्टोरीज है, वहां पर इमोशंस की नितांत कमी है। आप देखेंगे, आप इंग्लिश सब्जेक्ट के जो बच्चों को पढ़ाते हैं आप प्राइमरी में, उसके कहानियों को आप लेकर के एक बार विश्लेषण करिए कि वहां से जो सीख मिलती है उसमें इमोशंस की कितनी कमी होती है। बहुत ड्राई स्टोरीज आपको सा लगेगा। आपके मानस पटल पे जो तुरंत उभरता हुआ स्टोरी है, जैसे कि सिंड्रेला का आता है, या रेड राइडिंग हुड का आता है, या इस तरह के जो कहानियां बच्चों को आप देते हैं, आप उन कहानियों को का एक विश्लेषण करिए तो आपको भावनाओं की अति जो है कमी जो है समझ में आएगी। इसके विपरीत हम लोगों की संस्कृति की जो कहानियां हैं उसमें इन द्वंद्व को हमेशा हमारे मन में बसाने का जो प्रयास जो है वो हमेशा रहता है। चाहे आप गीता पढ़ लीजिए या रामायण पढ़ लीजिए, तुलसी रामायण पढ़ लीजिए, वो लिखते समय हमेशा द्वंद्व को लिखते हैं और फिर ये प्रयास किया जाता है कि हम निर्द्वंद्व कैसे हों। सुख दुखे लाभा लाभो, जया जयो, जय अजय, लाभ अलाभ, सुख दुख, ऐसे आपको श्लोक, ऐसे आपको रचनाएं जो है ये आपको भर भर के मिलेंगे। इससे क्या होता है, जब हम याद करते हैं तो ये शब्द कोश हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे स्वभाव में बसने लग जाता है और हम जो उचित इमोशंस है उसकी तरफ हम अग्रसर होते हैं। इसलिए ये भाषा का जो प्रयोग है, प्रयोगात्मक भाषा, वो हमारी मातृभाषा ही होनी चाहिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार ने ये मैंडेट रखा है कि जो प्री प्राइमरी है, यानी नर्सरी, जूनियर और सीनियर, इसके साथ स्टैंडर्ड 1 और 2 इसको भी लिया है 5+3+3+4 में। तो जो पहला 5 वर्ष है ये मैंडेटरीली, यानी कि ये इसकी जो मीडियम है इस जो है वो बच्चों की मातृभाषा में ही उसे पढ़ाया जाए। ये बहुत ही सकारात्मक कदम है और इसमें हम सबको सरकार का सहयोग करना चाहिए ताकि आने वाले जनरेशन को हम एक अच्छी संस्कृति और संस्कार और प्रयोग में आने वाली भाषा, एक रिच भाषा से उसे सशक्त कर पाएं। पिछले एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हुए एक और चार्ट आप बनाने का प्रयास करें। आपने पिछले बार जो एक्टिविटी किया उसमें आपने बहुत सारे इमोशंस को लिस्ट डाउन करने की कोशिश की, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में। इस बार आप उन इमोशंस को स्प्लिट करने का प्रयास करें। फर्स्ट स्टेप जो है वो आप उस चार्ट को आगे बढ़ाएं। मेरा आप लोगों को सलाह है कि आप इस तरह की एक्टिविटी की एक अलग से नोटबुक बनाएं। पहले भी मैंने आपको ये बात कही है, अलग से नोटबुक बनाएं ताकि आप उन एक्टिविटी को करते हुए हमारे जो सेशंस हैं उसका लाभ उठा पाएं और अपना निर्माण कर पाएं एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे माता के रूप में। तो उस एक्टिविटी को, जो इमोशंस के जो आपने लिस्ट बनाया, उसे 3 पार्ट में विभाजन करें। एक इमोशन जो एक व्यक्तिगत इमोशन होता है, यानी उस इमोशंस का लाभ और हानि ये व्यक्तिगत लूप के लेवल पे, व्यक्ति के लेवल पे अस्तित्व है उसका। दूसरा जो इमोशंस है वो सोशल होता है, जिन इमोशंस को प्रकट करने से हमारी सोशलनेस कितनी स्ट्रांग है या वीक है वो दर्शाता है। और तीसरा जो इमोशंस है वो हमारी फिजिकल इमोशंस होते हैं कि हम शरीर से कितने स्वस्थ हैं, कितने तेज हैं, कितने सुस्त हैं, इसकी तरफ वो इमोशंस जो है वो पॉइंट करता है। तो आपके उदाहरण के लिए इस स्लाइड में मैंने कुछ इमोशंस रखे हुए हैं। जैसे व्यक्तिगत इमोशंस, डिजायर, मुझे कुछ पाने की जो इच्छा, ये मेरी व्यक्तिगत है। लस्ट, किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति मेरी आसक्ति कितनी है। हैप्पीनेस, मैं कितनी जल्दी खुश हो जाता हूं, कितनी जल्दी दुखी हो जाता हूं, किन्हीं भी कारणों से वो। तो ये सब व्यक्तिगत इमोशंस है। सोशल इमोशंस क्या है? दया, हमें जो दूसरे के प्रति दया आता है या नहीं आता है। दया हमेशा बाहर की ओर हमारे इमोशंस को प्रकट करता है। प्रेम बाहर की ओर इमोशंस को प्रकट करता है, होता अंदर है। ये सारे इमोशंस हमारे अंदर है, किंतु कुछ इमोशंस बाहर की तरफ प्रकट करता है। शेयरिंग, हम अपने भोजन से लेकर, खिलौने से लेकर के अपने जितने वस्तुएं हैं वो हम जरूरतमंदों या अपने मित्रों के साथ, परिवारों के साथ कितना शेयर करते हैं।
और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, वो है सोशल शेम। हमारे अंदर समाज और सामाजिक शर्म ये है या नहीं है, ये तय करता है कि हम कितने सामाजिकता की तरफ बढ़ सकते हैं। तीसरा जो फिजिकल इमोशंस है, क्रोध, ये हम फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं। एक्साइटमेंट फिजिकली हम एक्सप्रेस करते हैं। खेल, प्लेफुलनेस या कठिन परिश्रम, श्रम जो है हम कर पाते हैं, परसेवरेंस हमारे अंदर है कि नहीं, ये सब हमारे फिजिकल इमोशंस हैं। तो आपने जो चार्ट पहले बनाए हैं उसको इन 3 इमोशंस में आप ब्रेक करने का प्रयास करें। उस एक्टिविटी को आगे लेते हुए जब आप ये 3 इमोशंस को आप एक चार्ट बना दें तो एक एक इमोशन को उठाएं और उसके इंटर रिलेशन को बनाने का प्रयास करें। यदि आप गीता पढ़े हैं, रामायण पढ़े हैं, तो आप इस एक्टिविटी को बहुत सरलता से कर पाएंगे। लेकिन नहीं भी पढ़े हैं तो आपके ये जो एक्टिविटी है ये आपके चिंतन का हिस्सा होना चाहिए। श्रवण से, मनन से, चिंतन से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। हम यहाँ बैठ करके आपको शास्त्र से निकाल करके और या अन्य जो नॉलेज के बुक्स हैं उसके निकाल करके आपको यूं ही दे दें तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के रूप में काम करेगा। गूगल इंफॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है वो। ये ज्ञान चिंतन, श्रवण और मनन से होती है। तो इस एक्टिविटी को आप करने का प्रयास करें चिंतन से कि ये जो इंडिविजुअल, सोशल और फिजिकल इमोशंस की आपने जो चार्ट बनाई, इसकी इंटर रिलेशन क्या है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 इमोशंस के इंटर रिलेशन जो है रखने का प्रयास किया है। यदि मेरे अंदर इच्छाएं बहुत हैं, इच्छा शक्ति नहीं, इच्छाएं बहुत हैं, डिजायर्स, तो मेरी जो शेयरिंग है, जो लोगों के साथ बांटने की प्रवृत्ति है, मिल बांट खाने की प्रवृत्ति है, उसमें कमी रहेगी। कुछ पाने के बाद जो एक्साइटमेंट होता है या कुछ पाने के समय जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत हाई रहेगा, क्योंकि मेरी इच्छा बहुत, डिजायर जो है वो हाई थी। यानी डिजायर पे यदि कंट्रोल करेंगे तो ये बाकी दोनों जो एस्पेक्ट है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। यदि लस्ट मेरे अंदर बहुत हाई है, मैं किसी चीज के प्रति बहुत आसक्त हूं, मोह है मेरे अंदर वस्तु के प्रति, और लोभ भी है जिसको लस्ट कहते हैं, तो मेरे अंदर शर्म भी कम होगा। शेयरिंग की तो जो प्रवृत्ति है वो तो कम होगी ही, लेकिन शर्म भी कम हो जाएगी। और मेरा क्रोध जो है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यदि इस लोभ और मोह की पूर्ति नहीं होती है, वही क्रोध में परिवर्तित होता है। गीता कहता है, ध्यायते विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है और किसी चीज के प्रति आसक्ति होने से काम की उत्पत्ति होती है। यानी आसक्ति है तो काम है, शर्म नहीं है, और क्रोध की उत्पत्ति है। यानी आसक्ति की प्रवृत्ति को यदि हम कम करते हैं तो क्रोध पे भी संयम होता है और शर्म की भी उपज होती है और शेयरिंग की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। उसी तरीके से हमारे अंदर दुख और सुख दोनों इमोशनली व्याप्त करता है, तो इसका मतलब हमारे अंदर दया और प्रेम की भावना भी है। हम अपने दुख और सुख को जितने जल्दी या जितने इमोशनली फील कर पाते हैं, उतनी ही हम दूसरे के दुख और सुख को भी फील कर पाएंगे, जिसको एम्पैथी कहते हैं। और ऐसे सुख की अनुभूति जिसमें ज्यादा होती है, उसमें प्लेफुलनेस भी बहुत ज्यादा होता है। ये इंटर रिलेशंस को समझना, यही बच्चों के ऑब्जर्वेशनल पैरामीटर्स है, यही बच्चों की ऑब्जर्वेशंस जो है वो टीचर्स के स्किल्स में होने चाहिए, माता के स्किल्स में होने चाहिए। इस चार्ट को पहले आप बनाएं। हमारे जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेनिंग होंगे, ये लेवल 1 जो ट्रेनिंग है इसमें नहीं, लेकिन नेक्स्ट लेवल ऑफ जो ट्रेनिंग होंगे उसमें हम इसकी बहुत डिटेल से हम लोग इसके ऊपर एक्टिविटीज करने वाले हैं और इसके डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, क्योंकि बच्चों की ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ी स्किल और बहुत बड़ी आवश्यकता है प्री स्कूल्स में और घर में संस्कृति को आगे की तरफ ले जाने के लिए। हमारे शिशु संस्कार में जो देववाणी की जो पुस्तक है उसमें जो सीड वर्ड्स हैं
उसके जो शब्दकोश हैं उससे आप परिचित हो जाएं। जो स्वर है और जो व्यंजन है, जिसकी हमने पिछले प्रेजेंटेशन में चर्चा की थी कि बहुत स्ट्रक्चर्ड, साइंटिफिक और मैथमेटिकल तरीके से हमारी भाषा की रचना है, तो जो स्वर है जिनका प्रयोग व्यंजन में होता है, उच्चारण में होता है, शब्द के रचना में होती है, 12 खड़ी के रूप में हम उसको बाद में सीखते हैं, वो जो स्वर है उसमें हम किन शब्दों को बच्चों के आगे दे रहे हैं वो ये स्लाइड में आपको सीखने को मिल रहा है। आपने इंग्लिश वोकैबुलरी, जब आपको ABC के जो सेशंस हुए थे उसमें हमने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के, होलिस्टिक डेवलपमेंट के, चाइल्ड लेवल पे, प्री स्कूल के लेवल पे हमने 4 एस्पेक्ट बनाए थे, 4D, 4 डायमेंशनल अप्रोच। तो वो उसमें आपको हमने कहा था कि एक है सेल्फ डेवलपमेंट, जिसके इमोशन से आप कुछ समझ पाए होंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट की कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। सोशल डेवलपमेंट, तीसरा एक लाइफस्टाइल जो वातावरण फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और चौथा जो है वो पैट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति की भावना, आइडेंटिटी जो है उसका प्रबल होना, आइडेंटिटी क्राइसिस ना होना। आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो आपके डीजनरेशन के एस्पेक्ट में चला जाता है, और डीजनरेशन का एक बहुत मुख्य कड़ी है आइडेंटिटी क्राइसिस, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, जिससे आता है। तो आप इन जो शब्दकोश है इसको इस 4 कैटेगरी में डालने का प्रयास करें। ये आपकी जो एक्सटेंडेड एक्टिविटी है वो ये है। जैसे अग्नि है, आकाश है, हमें ये पता है कि ये 5 तत्व हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी। तो अग्नि और आकाश से बच्चों को ये 5 तत्वों की तरफ ज्ञान देने का प्रयास करना, उसके गुणों को सिखाना जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 5 तत्व वातावरण का हिस्सा है। इंद्रिय हैं, अंग हैं, ये हमारे स्वास्थ्य यानी हमारे शरीर का हिस्सा है, सेल्फ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में जा सकता है। ईशान कौन है? वो दिशाएं हैं, हमारे व्यवहार को संचालित करने वाले हैं। एकता है, वो यूनिटी है। ये दोनों हमारे सोशल एस्पेक्ट को जो है पॉइंट कर, उत्सव, फेस्टिवल हमारे सोशल एस्पेक्ट को पॉइंट कर सकता है। और ओणम जो फेस्टिवल है, जो ऋतुएं हैं, जो हमारे देश में जो 6 ऋतुएं हैं, हाथी है, ऐरावत, ऊंट है, ये सब हम रीजनल और ज्योग्राफिकल और जो नेशनल आइडेंटिटी के साथ में जोड़ करके इसको प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के आगे। ये मैंने आपको उदाहरण के लिए इस स्लाइड में ये कैटेगरी जो है वो बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम इन सीड वर्ड्स को, इन शब्दों को 4 डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपका एक्टिविटी ये रहेगा कि क से लेकर के ज तक, यानी किसान से लेकर के ज्ञानी तक, जो शब्दकोश आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस स्क्रीन को आप होल्ड करके, पॉज करके इन शब्द को आप पेपर में लिख सकते हैं, या आपने हमारे जो बुक्स, रजिस्ट्रेशन के जो बुक्स हैं वो आपको यदि प्राप्त हुआ है तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आपको इन शब्दकोश को उस 4D के चार्ट में आपको फिट करना है। आपकी 4D की अंडरस्टैंडिंग जितनी डीप होगी उतने अच्छे तरीके से इन शब्दों को आप इस 4 डायमेंशनल अप्रोच में फिट कर पाएंगे। और फिर इसकी जो एक्सपेंशन ऑफ लर्निंग है, यानी 4 डायमेंशनल अप्रोच को जब हम एक्सपेंड करते हुए 3 वर्ष में, 5 वर्ष में बच्चों को इसकी गहराई में उतारते जाते हैं, वो फिर हमारे करिकुलम से आपको वो ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाता है। परंतु इसकी कैटेगरी 4 डायमेंशनल अप्रोच लेना, ये आपकी अपनी जो प्री स्कूल एबिलिटीज़ है, हम लोगों के ट्रेनिंग के इफेक्ट में ये आपकी डेवलप होनी चाहिए। इसलिए ये एक्टिविटी हम आप पे छोड़ रहे हैं। जो सेकेंड लेवल होगा उसमें हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करके और जो उसके रिलेवेंट जो एक्टिविटीज़ होंगे वो हम आपको देंगे सेकेंड लेवल के ट्रेनिंग में। तो इस सेशन में बेसिकली जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है वो ये है कि वेरियस इमोशंस जो बच्चों में होता है उसको ऑब्जर्व, हमने जो 3E के कंसेप्ट रखे थे, आपको याद होगा कि जो हमने
आपको इंट्रोडक्टरी सेशंस दिए थे फ्री में, उसमें हमने आपको हमारे मॉडल के विषय में बताया था। तो 3E के बारे में बताया था। ये इमोशन, एम्पैथी एंड एनर्जी, ये ऑब्जर्वेशनल स्ट्रक्चर हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स के गाइडलाइंस के लिए, कि इतने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए जो ईजीएस्ट पैरामीटर्स हैं उसको हमने 3E के रूप में रखा। हमने डिटेल्स उसकी नहीं की, क्योंकि हमें विश्लेषण करना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है वो आसानी से डेवलप करने आना चाहिए। तो वो जो 3E है उसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स के जो कुछ बेसिक्स हैं वो आपको आज हमने बताने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ जो 4D हमने मॉडल में आपको बताया था, जिसको हमने आपको ABC में सिखाया था इंग्लिश सिखाते समय, कि कैसे हम डिवाइड करते हैं 4 डायमेंशनल अप्रोच को शब्दकोश में, सीड वर्ड्स में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको जो हिंदी के शब्दकोश है उसमें डिवाइड करने की जो चार्ट है वो आपको बनाने का हमने एक्टिविटी दिया है। आप इसको घर में करें, उस नोटबुक में करें जो आपकी ट्रेनिंग नोटबुक है, और आप इसे चिंतन से, श्रवण से, मनन से गहराई में उतरकर इस सेशन को और इस चार्ट्स को, उस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल करने का प्रयास करें। वही आपके सफल शिक्षक होने का जो मार्ग है वो आपकी स्वतः की जो प्रयास है वही होगी। धन्यवाद।